नमस्कार दोस्तों, इनोवेट नाउ के स्टूडियो से मैं प्रवीण तिवारी आपका स्वागत करता हूं। आज बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवाऊं उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात। ज़्यादातर स्टार्टअप्स की नाकामी की वजह होती है कि उन्हें गवर्नमेंट की स्कीम का पता ही नहीं चल पाता है, चाहे वो राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकार हो। किस तरह की असीम संभावनाएं एक एक मंत्रालय में होती है, आपको अंदाजा इन बातचीतों के दौरान लग जाएगा जो इनोवेट नाउ पर लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं। आज बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपका मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करना है तो हमें ग्रामीण परिवेश को समझना होगा। ग्रामीणों के लिए आत्मनिर्भरता की क्या क्या संभावनाएं हो सकती है उस पर काम करना होगा। मत्स्य, पशुपालन, डेयरी, इनमें किस तरह की संभावनाएं स्टार्टअप्स के लिए या गांव में रहने वाले युवाओं के लिए हो सकती हैं? देखिए, अगर आप देखें कि 135 करोड़ की आबादी का देश है और इस 135 करोड़ में से करीब कहते हैं कि 60-70 करोड़ किसान हैं जो खेती के ऊपर निर्भर लोग हैं। हमारे पास लैंड होल्डिंग बहुत कम है, ज़्यादातर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है। इंडिया में 85% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है। देश की ज़मीन हम नहीं बढ़ा सकते। जो ज़मीन हमारे पास है, जो भूमि है, उसमें हमें काम चलाना है। रोजगार देने के लिए अगर गांव के स्तर पे कृषि के अलावा अगर दूसरा कोई सेक्टर है, वो एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर है, फिशरीज है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। वो हमारे हाथ में है और ये बहुत कुछ करके दिखाया भी। अगर आप गुजरात को देखेंगे तो अमूल को अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे तो सारा रोजगार ग्रामीण क्षेत्र में अमूल के माध्यम से, डेयरी के माध्यम से मिला हुआ। इसी तरह से हर फील्ड में जो युवा हैं आजकल, जो पढ़े लिखे लड़के हैं, एक शौक भी पैदा हुआ है और गांव की तरफ काफ़ी लड़के जा भी रहे हैं। और वो लड़के अपने साथ साथ नई टेक्नोलॉजी लेके जा रहे हैं, चाहे वो डेयरी के फील्ड में हो, चाहे वो फिशरी के फील्ड में हो, चाहे वो गोट्री हो या पोल्ट्री हो। ये सेक्टर धीरे धीरे हिंदुस्तान में डेवलप हो रहे हैं। इसमें एक रोजगार का साधन भी है, बहुत बड़ा रोजगार, और इनोवेशंस भी हैं। सही पूछे, आजकल नया ट्रेंड चला है कि पहले डेयरी में देखें क्रॉसब्रेड गाय रखने का बड़ा ट्रेंड था, लेकिन जो नया बदलता हुआ दौर है उसके धीरे धीरे इंडिजिनस जो गाय हैं, A2 मिल्क बोलते हैं जिसको, उसकी तरफ लोग आने लगे हैं। इसमें भी युवा काफ़ी बड़ी संख्या में है। और पिछले कई सालों से 2019 में नया मंत्रालय बना है एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज का, और नए मंत्रालय के साथ साथ प्रधानमंत्री का फोकस है। आप देखिए, शायद देश जब से आज़ाद हुआ जितना पैसा हमें कभी नहीं मिला, इतना पैसा 2019 के बाद 20,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और अगर आज देखेंगे तो 47,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हमारा फिशरी सेक्टर में, अकेले फिशरी सेक्टर में है। इतनी अपार संभावनाएं हैं और सरकार की तरफ से पहली बार मदद मिलनी शुरू हुई है, जो इतना बड़ा पैकेज आप दिया है। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, चाहे डेयरी में हो, ब्रीडिंग फार्म्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है कि अच्छी ब्रीड के एनिमल मिले, चाहे वो आप इसमें देख लीजिए कैटल में, या आप गोट में देखें या पिगरी में देखें। ये अभी तक सेक्टर ऐसे हैं जहां एक्सपोर्ट की शुरुआत ज़्यादा नहीं हुई है। आप देखेंगे पोल्ट्री में भी मेरे विचार से अगर एक साल में एक्सपोर्ट होगा तो 800 से 1,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट मात्र है अभी तक। सर, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इनोवेशंस बहुत ज़रूरी होते हैं और स्टार्टअप्स इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ सामने आ रहे हैं। मत्स्य पालन हो या डेयरी उद्योग हो, हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या ऐसी कई टर्मिनोलॉजीज को सुना है। आपके लिए इनोवेशन कहाँ कहाँ पर ज़रूरी है जहाँ स्टार्टअप्स मदद कर सकते हैं? देखिए, अगर आप बात करेंगे एफएमडी, जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक रही है एक्सपोर्ट को मामले को लेकर, चूंकि एफएमडी फ्री नहीं है, तो पिछले साल ही 13,500 करोड़ रुपए की एफएमडी वैक्सीनेशन के अभियान की शुरुआत हुई है। और ये सेंटर सेक्टर की स्कीम है, बना दी गई है। पहले स्टेट के साथ मिलकर होती थी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरे देश में एफएमडी वैक्सीनेशन कराएगी। 5 साल का हमने समय लिया कि 5 साल में हिंदुस्तान को एफएमडी फ्री करेंगे और उसके बाद डेयरी सेक्टर के आप एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। आपने दूसरी बात की आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की। इनोवेशंस की अगर बात करूं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आज भी देश में 30% AI है, सिर्फ 70% वही पूरा ट्रेडिशनल मेथड के साथ है। हमें इसे बढ़ाना है। हमारा टारगेट है 30 से 50 इसको तुरंत लेके जाने का। इसमें इनोवेशन की बात करेंगे तो AI गन जो होती है,
नए बच्चे आए हैं। अभी हमने एक स्टार्टअप का चैलेंज दिया था और उसमें कुछ युवा ऐसे निकल कर आए हैं कि उन्हें इस तरह की कैमरे के साथ AI गन बनाई है कि जिससे जो कंसेप्शन रेट है जो आज 35% के करीब है, उस कंसेप्शन रेट को हम 50% से ऊपर कैसे ले जाए। तो नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए इनोवेशंस एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में जितने हो सकते हैं, जितनी संभावनाएं इस सेक्टर में, उतनी संभावनाएं मुझे किसी दूसरे सेक्टर में दिखाई नहीं देती। बहुत ज़रूरी है सर कि ये जो उत्पाद बन रहे हैं गाँव में, इनकी प्रोसेसिंग भी गाँव में हो पाए, और ख़ास तौर पर जब डेयरी प्रोडक्ट्स की बात होती है। मैंने पहाड़ों में हाल ही में कुछ ऐसे स्टार्टअप्स देखे हैं जो बड़ी छोटी यूनिट के साथ बहुत शानदार काम कर रहे हैं, अपना स्टार्टअप चला रहे हैं। आप किस तरह से अपने मंत्रालय की तरफ से ऐसे स्टार्टअप्स को एनकरेज कर रहे हैं जो छोटी छोटी प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाना चाहते हैं, उसके ज़रिए अपना काम करना चाहते हैं? बिल्कुल आपने ठीक बात कही है। हमने हर सेक्टर के लिए पिछले जब से हमारा मंत्रालय बना है, एनिमल हस्बेंड्री अलग मंत्रालय है, इसमें डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हमने क्रिएट किया अलग से। ये बहुत बड़ा फंड है। ये उन्हीं के लिए है कि जो गांव के स्तर पर प्रोसेसिंग करना चाहते हैं। और इस देश क्या पूरी दुनिया में आने वाला समय फूड प्रोसेसिंग का है साहब। इतनी भारी वेस्टेज है, और जब तक अलग से कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा तो एक ट्रेडिशनल मेथड से जो दूध के दाम मिलते थे वो शायद पर्याप्त नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि दूध के क्या रेट हैं, और उसके साथ अगर उसका साथ के साथ आप पनीर बनाएंगे या खोया बनाएंगे या और प्रोडक्ट बनाएंगे, तो रेट में आपको कई गुना अंतर दिखाई देगा। जो नए लड़के हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं, जो नई सोच के साथ आ रहे हैं, जो मार्केट लिंकेज कर पा रहे हैं, सबसे बड़ी कुछ ऐसी नए युवा हैं कि जो गाँव से लेके सीधे उपभोक्ता को, कंज्यूमर को घर तक ही अपने उत्पाद को भेज रहे हैं। ये बहुत बड़ा इनोवेशन है। इसमें नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, चाहे वो एक ग्रुप बना के हो या बहुत सी नई नई लड़के आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बीच में लोग जो हैं वो कम हों और उत्पाद सीधा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास पहुंचे। इसमें युवाओं की बहुत बड़ी आवश्यकता है। डॉक्टर संजीव बालियान, स्टार्टअप्स का मतलब ही होता है कि वो शुरुआत कर रहे हैं, तो ऐसे में उनको बहुत सारी जानकारियां नहीं होती, फंडिंग को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। निश्चित तौर पर उनके पास बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज हैं, तो आप किस तरह से उन तक पहुंच रहे हैं? यानी आपका मंत्रालय कैसे पहुंच रहा है ऐसे स्टार्टअप्स तक जो आपकी मदद कर सकते हैं? आप कैसे उन्हें एनकरेज कर रहे हैं? देखिए, आत्मनिर्भर भारत अगर जनता के सामने आया तो कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी के द्वारा आया। उनने सबसे पहले कहा, उससे पहले आत्मनिर्भर भारत की बात शायद कोई नहीं करता था। आपने बुक लिखी है, मैं सरप्राइज हूँ कि आपने 3 साल पहले इस पर काम शुरू किया, जो प्रधानमंत्री जी ने अब कहा। और प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद ये बात जनता के बीच में जा चुकी है। और एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है कि जो कोरोना काल के बाद अपने गाँव या अपनी जड़ों की तरफ वापस जाने का प्रयास कर रहा है। और जो आज भी, जब से इम्यूनिटी और कोरोना ये बातें शुरू हुई हैं, तो अच्छा खाना खाना सब पसंद करते हैं। ऐसे खाने को पसंद करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो, और गाँव तक वापस जा रहे हैं। समय सीमा तो मैं नहीं कह सकता, शुरुआत इसकी प्रधानमंत्री के आह्वान के साथ हो चुकी है। बहुत से युवा जुड़ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में बहुत से युवा इससे और जुड़ेंगे। देखिए, अब से पहले जो भी स्कीमें थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो सब स्कीम कोऑपरेटिव्स के लिए थी। अगर आप डेयरी सेक्टर की बात करेंगे या फिशरी सेक्टर की बात करेंगे, ये पहली बार है कि हर स्कीम अब कोऑपरेटिव के साथ साथ जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए भी, ये जो मैं आपको ब्रीडिंग फार्म्स की स्कीम बता रहा हूँ कि पूरे देश में हमें ब्रीडिंग फार्म्स खोलने हैं और युवाओं के साथ मिलकर खोलने हैं। तो ये पहली बार ऐसा है कि हमने अपनी सब स्कीम्स में कोऑपरेटिव के साथ साथ एंटरप्रेन्योर को शामिल किया है, और हर स्कीम का फ़ायदा हमारे एंटरप्रेन्योर उठा सकता है। और इतनी सब्सिडी की स्कीम्स हैं, जो नए बच्चे हैं, जो नए युवा हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाते हैं, हर सेक्टर में हमारी स्कीम्स हैं उनके लिए। एक प्रश्न ये बहुत कहा जाता है कि योजनाएं तो बन जाती हैं, उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसके इम्प्लीमेंटेशन या क्रियान्वयन को लेकर आपकी सोच क्या है, और कितनी जल्दी ये मूर्त रूप ले पाएगी ये योजना? देखिए, अगर आप फिशरी सेक्टर की बात करेंगे तो आज भी 30% से लेकर 50% तक की सब्सिडी है। अगर कोई कहता है कि मैं 50 लाख का RAS सिस्टम लगाना चाहता हूं, तो करीब 25 लाख की सब्सिडी उसे भारत सरकार की तरफ से मिलती है। जो हमारे ब्रीडिंग फार्म्स हैं, जो स्कीम आ रही है, वो अभी तक शुरू नहीं ब्रीडिंग फार्म्स की, उसमें भी हमारा प्रयास रहेगा कि अच्छी सब्सिडी का हम रखें। जैसे पहले हमारी स्कीम्स होती थी कि हम 2 या 3 कैटल की स्कीम देंगे या 2 या 3 बफलो की देंगे, उसको उठा के हमने बड़ी स्कीम्स पे लेके जा रहे हैं, जिससे युवा इकट्ठे मिलकर एक ग्रुप बना के या स्टार्टअप के माध्यम से आएँ और 30% से 50% तक की जो इतनी भी सब्सिडी की स्कीम्स है उनका फायदा उठा सकें।
कृषि के महत्व को डॉक्टर बालियान हम सभी जानते हैं, और हम जानते हैं कि हमारा जो देश है वो गाँव में बसता है। कृषकों के साथ साथ में पशुपालन करने वाले, डेयरी उद्योग से जुड़े हुए या मत्स्य पालन से जुड़े हुए लोग भी कृषक ही कहे जाएं तो गलत नहीं होगा। युवा अब शहरों की तरफ भागते हैं, लेकिन अगर युवाओं को रोजगार की संभावनाएं गांव में मिले, अपनी यूनिट लगाने का मौका मिले, तो निश्चित तौर पर वो गांव में रहना चाहेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा युवा इन उद्योगों की तरफ आकर्षित हो, इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? जो युवा गांव में वापस जा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, अभी हमने पिछले 2 साल के अंदर अगर देखेंगे तो कृषि क्रेडिट कार्ड की एक स्कीम थी जो कि सिर्फ किसान के लिए थी। अब हमारे फिशरी फार्मर के लिए भी क्रेडिट कार्ड की स्कीम ले आए हैं। हम पशुपालन में भी क्रेडिट कार्ड की स्कीम लाए हैं। अगर किसी को फंडिंग की आवश्यकता है तो पशुओं पे भी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन मिलता है। युवा जिस तरह से जा रहे हैं इस फील्ड में, मुझे लगता है कि वो समय दूर नहीं। एक समय ऐसा था कि जब मानते थे कि गाँव में वापस जाना या पशुपालन करना, डेयरी, पोल्ट्री, एक पोल्ट्री इंडस्ट्री का आप एग्जाम्पल लीजिए, 1 लाख करोड़ से बड़ी इंडस्ट्री है। ज़्यादातर युवा इसमें आए, धीरे धीरे अपने पैरों पर। इसमें कभी गवर्नमेंट की भी कोई बहुत ज़्यादा आप कह सकते सहयोग नहीं रहा। ये एकमात्र ऐसा सेक्टर है, पोल्ट्री सेक्टर, जो युवाओं ने अपने दम पे खड़ा किया है। इसी तरह से बाकी सेक्टर में भी युवा आगे आ रहे हैं, और ये एक जीवन यापन का ही नहीं, एक तरह से आप करते हैं, एक ऐसा मॉडल है कि जिसमें बच्चे आगे भी बढ़ रहे हैं, काम को भी बड़ा कर रहे हैं, रोजगार ले भी रहे हैं और रोजगार गाँव के स्तर पर दे भी रहे हैं। मैं स्टार्टअप्स को ऐसे ही समझ पाया हूं कि जहां जहां चैलेंजेस हैं, जहां जहां परेशानियां, उनका सलूशन निकालने के लिए स्टार्टअप सामने आते हैं। आप अपने मंत्रालय में किस तरह की चुनौतियों को देखते हैं जिनमें समाधान के साथ में स्टार्टअप सामने आप युवाओं का आह्वान कैसे करना चाहेंगे? चैलेंज एक है साहब, प्रोडक्शन इस देश में कभी चैलेंज नहीं, चाहे एग्रीकल्चर हो या एनिमल हस्बेंड्री हो, फिशरी सेक्टर हो। इस देश में अगर चैलेंज रहा है तो मार्केटिंग रहा है। इस देश में अगर चैलेंज रहा है कि उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में जो लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या है इस देश में, तो ना तो उत्पादक को अपने कीमत सही मिल पाती और ना उपभोक्ता को कीमत से ज़्यादा का माल मिलता है। कोई भी अगर वो सामान लेना चाहता है, तो मैं तो देश के युवाओं से एक कहूँगा कि मार्केटिंग पे ध्यान दीजिए। प्रोडक्शन करने के लिए बहुत लोग हैं, प्रोडक्शन में भी जाइए, लेकिन मार्केटिंग एक ऐसा पहलू है कि कैसे हम बीच के लोगों को निकाल के और कंज्यूमर तक पहुँचा सके, उसकी जो है, और अच्छी क्वालिटी के साथ पहुँचा सके। यही सबसे बड़ा चैलेंज देश के सामने। डॉक्टर संजीव बालियान, आपका विजन बहुत स्पष्ट है और मैं उम्मीद करता हूं कि युवाओं को आपकी इन बातों से बहुत प्रेरणा मिलेगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने उद्योगों के विषय में सोच पाएंगे, और जो स्कीम्स या योजनाएं या सब्सिडी आप दे रहे हैं उसका फ़ायदा भी वो उठा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। एक ऐसे सब्जेक्ट को आप लेकर चल रहे हैं जिसकी आवश्यकता थी, मीडिया के माध्यम से, अपने माध्यम से। आपकी बुक के लिए भी आपको शुभकामनाएं, इनोवेट इंडिया के लिए। और ये जो नया आपका फोकस है युवाओं को साथ जोड़ने का और उन्हें सब बात बताने का, इसके लिए भी आपको बहुत बधाई।